हम फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, जायका लिमिटेड। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है जी। ये ऑटम 13 क्वेश्चन 7, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन। एक कार्टन की कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। Zyka Limited is engaged in the business of manufacturing fruit jam. It has 3 production and 2 service departments. Following information is available from ZL's record for the month of August 2013. Rent and rates, indirect wages, general lighting, power, depreciation. ये तमाम overheads की आइटम नज़र आ रही हैं जी। Following further information relating to department is also available. Direct wages department है जी 1, 2, 3 प्रोडक्शन के, 2 सर्विस के। इन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट वेजेस का खर्चा कितना आया, इन डिपार्टमेंट में पावर कंज्यूम्ड कितनी हुई, फ्लोर एरिया कितना है, लाइट पॉइंट्स कितने, प्रोडक्शन आवर्स कितना काम हुआ है, लेबर आवर्स पर बोतल, एक बोतल बनाने पे लेबर आवर कितने लगते हैं, जैम बॉटल्स बनाते हैं हम, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है। आफ्टर प्रोडक्शन जैम बॉटल्स आर फाइनली पैक्ड इन अ कार्टन कंसिस्टिंग ऑफ 12 बॉटल। द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर अपोर्शन्ड एज फॉलोज। स्टोरेज की कॉस्ट 1, 2, 3 प्रोडक्शन और 1 सर्विस को जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट 1, 2, 3 सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जा रही है। रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल कॉस्ट ऑफ ₹36 एंड 25 इज इनकर्ड ऑन ईच बॉटल। हमसे क्या मांगा गया है, कॉस्ट ऑफ कार्टन। और एक कार्टन में कितनी बोतलें हैं? अच्छा जी, हमसे एक कार्टन की कॉस्ट मांगी गई है। एक कार्टन में 12 बोतलें हैं, इसका मतलब हमें 12 बोतलों का पैक रॉ मटेरियल लेना है, 12 बोतलों का पैकिंग मटेरियल लेना है और 12 बोतलों के हिसाब से लेबर एंड ओवरहेड लेना है, तभी हमारी एक कार्टन की कॉस्ट पूरी होगी। तो बाकी चीज़ें तो बड़ी सिंपल है। आल्दो क्वेश्चन में मेन काम तो यहाँ पे हमसे ठीक हो गया। तो जनाब असल तो ओवरहेड से रिलेटेड ही काम करवाना है, लेकिन बहरहाल मटेरियल और लेबर को भी हमें इस कैलकुलेशन में अपने शामिल करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले मटेरियल और लेबर से ही, क्योंकि हमसे तो कहा गया है कार्टन की कॉस्ट बताइए। एक कार्टन का मतलब 12 बॉटल्स, तो हमें 12 बॉटल्स की कॉस्ट बतानी है। और बॉटल बनाने में रॉ मटेरियल भी लगता है, पैकिंग मटेरियल भी लगता है, डायरेक्ट वेजेस भी लगती हैं और ओवरहेड्स भी एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ अ कार्टन मतलब 12 बॉटल्स। रॉ एंड पैकिंग मटेरियल, वेजेस, और उसके बाद बारी आएगी ओवरहेड्स की। एज पर द इंफॉर्मेशन रॉ एंड पैकिंग मटेरियल पर बॉटल कितना है? 36। तो 36 × 12 पर कॉटन आ गया आपका कितना जी? 432। फिर लेबर है, क्वेश्चन में बताई गई है पर बॉटल कितनी है? 25 × 12 300। अब बात आ गई ओवरहेड्स की। इसके लिए हम वर्किंग पे जाएंगे से वर्किंग 1। हमें
उसमें भी थोड़ी आसानी अवेलेबल जो नज़र आ रही है ओवरहेड्स की तरफ चलते हुए। हमें ओवरहेड की बेसिस के लिए आवर्स दिए गए हैं कि हमारे आवर्स कितने लग रहे हैं डिपार्टमेंट में और पर बॉटल आवर्स कितने हैं। इसका मतलब हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हर डिपार्टमेंट का पर आवर निकालना है और उसके रेट को फिर पर बॉटल जितना टाइम है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जी। तीनों डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हम यहाँ पे लेके आएंगे। एक सिलेक्शन है, दूसरा जैम मेकिंग है, तीसरा बॉटलिंग डिपार्टमेंट। अच्छा जी, जल्दी से देखिएगा, सिलेक्शन में पर बॉटल कितना टाइम लगता है 0.1, तो इसका मतलब कॉटन एक कार्टन पे लग जाएगा इतना टाइम। टोटल टाइम कितने आवर्स लग जाएंगे। जैम मेकिंग में एक बॉटल पे कितना टाइम 0.25 इंटू 12, एक कार्टन पे कितना टाइम लगेगा। बॉटलिंग पे 0.15 इंटू 12। ये जी हमारे हर कार्टन का लेबर आवर आ गए। एक कार्टन पे सिलेक्शन में कितने लेबर आवर लग रहे हैं, एक कार्टन पे जैम मेकिंग में कितने लेबर आवर लग रहे हैं, एक कार्टन पे बॉटलिंग में कितने लेबर आवर लग रहे हैं। अब हमें वर्किंग 1 से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर चाहिए। हमें सिलेक्शन, जैम मेकिंग, बॉटलिंग का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए पर आवर। वो रेट यहाँ फीड करेंगे तो भाई 12 इंटू 0.1 इतने घंटे कार्टन पे लगे इंटू OAR पर आवर, तो कितना अब्जॉर्ब होना चाहिए ओवरहेड। अब इसके बाद वो चैप्टर जो हमारा काम है ना वो रह गया, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अब सवाल हमने इस तरह का पहले नहीं देखा, लेकिन पहले सवाल ना देखने का मतलब ये नहीं होता कि हम नहीं कर सकते। हमने सिर्फ सवाल को अगर पढ़े तो हमें पता लग जाता, हमसे कॉस्ट ऑफ अ कार्टन मांगी गई है, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल एंड पैकिंग, वेजेस एंड ओवरहेड आने हैं। तो रॉ मटेरियल और वेजेस की कॉस्ट है बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड दी हुई है कि 12 बोतलें होती हैं कॉटन में, 35 रुपये 36 रुपये एक बोतल का रॉ मटेरियल है, 25 रुपये एक बोतल की लेबर है, तो ये तो ठक करके आ गया। और बाकी असल चीज़ फिर वो ओवरहेड पे आ गई। इस सवाल में अगर ये 16 नंबर का सवाल है तो 16 में से में भी 1 2 बस 2 या 3 नंबर होंगे यहाँ पे, बाकी 13 नंबर ओवरहेड के। लेकिन अगर हमने सिर्फ ओवरहेड देखा हुआ है और दिमाग को ओवरहेड के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हम ये 13 में से भी कुछ नहीं ले पाएंगे। हमें 12 बॉटल्स के ओवरहेड निकालने हैं और उसमें से भी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के में भी कोई 8 से 10 नंबर होंगे। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जब हम टेबल बनाएंगे ना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का, जिसमें हम थैंक यू बेटा, जिसमें हम एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट और फिर एब्जॉर्प्शन रेट बनाते हैं, 8-10 नंबर उस वर्किंग के हैं। तो अगर हम शुरू में ही फंस गए जी कॉस्ट कहाँ से लाऊं, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, तो हम बिल्कुल भी पासिंग स्कोर के करीब भी नहीं जाते। लेकिन अगर थोड़ा सा हम सोच सकें कि भाई क्या चीज़ है, ओवरहेड का डाटा है तो एब्जॉर्प्शन रेट कहीं निकलने होंगे, हम उस पर कोई वर्किंग ही बना दें, सिर्फ एब्जॉर्प्शन रेट की वर्किंग ही बनाते हो 8-10 बनाने पे 8-10 नंबर मिल जाते हैं इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर हम ओवरऑल रिक्वायरमेंट को एड्रेस ना कर पाए और उसी सोच में ही पड़े रह गए तो शायद हम 1-2 नंबर भी इस क्वेश्चन में ना ले पाए। तो हमेशा ये जहन में रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आपको नया आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है, अनसीन आ सकता है, और बल्कि मेरे हिसाब से 70-80% कैप 3 में अनसीन क्वेश्चन आएंगे आपको। शायद कोई 20-30% आपको कोई सीन चीज़ें भी नजर आ जाएं, बट बी प्रिपेयर्ड, सीए में आपको अनसीन का क्वांटम बहुत ज़्यादा होगा। एंड देयर यू नीड टू हैव दिस हैबिट। क्या अनसीन का मतलब ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते, अनसीन का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा रीडिंग चाहिए, 1 मिनट की एक्स्ट्रा थिंकिंग चाहिए, एंड देन यू विल कम अप विद अ सॉल्यूशन। सिर्फ इस अप्रोच से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपका मामला मैनेज हो जाएगा। तो जनाब हमारे पास कितने डिपार्टमेंट हैं, वर्किंग 1 पे हम जा रहे हैं, 5 डिपार्टमेंट, ओवरहेड की कॉस्ट बेसिस 1 2 3 4 और 5 डिपार्टमेंट्स आ गई। यहाँ पे ओवरहेड की डिस्क्रिप्शन आएगी, यहाँ पे बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट आएगी, और डिपार्टमेंट्स हैं सिलेक्शन, जैम मेकिंग, बॉटलिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन। लीजिए जी, ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स आ गए। अब हम
खर्चों की बात करें तो हमने ओवरहेड के खर्चे उठाने हैं। ओवरहेड के खर्चे वो तो ऊपर गिवन है, ये हैं जी ओवरहेड के खर्चे। रेंट एंड रेट्स, इनडायरेक्ट वेजेस, जनरल लाइटिंग, पावर, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। अच्छा, ये हमने इन तमाम ओवरहेड्स की पहले एलोकेशन एंड अपोर्शन पर नज़र डालनी है। ये सारे के सारे जॉइंट ओवरहेड्स, इनकी तकसीम करने के लिए बेसिस सेलेक्ट कीजिए यहाँ से जी। ये बेसिस आपके सामने आ गई सारी। रेंट एंड रेट्स की बेसिस फ्लोर एरिया, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस की हमने मिसाल क्या ली हुई है? कौन लोग होते हैं? हेल्पर, स्वीपर। तो जनाब इसकी बेसिस हमें अवेलेबल बेसिस में से सेलेक्ट करनी होती है। तो शायद इनकी बेसिस पे जो हमें सूटेबल बेस लग रही है वो डायरेक्ट वेजेस ही लग रही है, क्योंकि अगर वो हेल्पर है तो हेल्पर किसके हेल्पर होते हैं? प्रोडक्शन वर्कर के हेल्पर होते हैं ना। जो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन टीम होगी उतने ज़्यादा हेल्पर वहाँ पे टाइम लगाएंगे। तो फ्रॉम द अवेलेबल एरिया सूटेबल बेस हमें डायरेक्ट वेजेस ही नज़र आ रही है। डायरेक्ट वेजेस भी कर सकते हैं या प्रोडक्शन आवर भी कर सकते हैं। मुझे लगता है इन दोनों में से दोनों को लिया जा सकता है। प्रोडक्शन आवर भी वही चीज़ है ना, तो शायद प्रोडक्शन आवर ले लेते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल लग रहा है हमें। प्रोडक्शन आवर, इनडायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन आवर्स। जनरल लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स, बिल्कुल ठीक है जी। पावर, किलोवाट आवर्स। और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीन। लीजिए तमाम कॉस्ट आपके सामने हैं। इन कॉस्ट को इन बेसिस पे तकसीम कीजिए और मुझे फाइनली 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 फिगर्स चाहिए। हर स्टूडेंट की रजिस्टर पे 5 फिगर्स चाहिए मुझे। परफॉर्म कीजिए कैलकुलेशंस ऑन योर ओन। किसी कैलकुलेशन में कोई चैलेंज है, कोई दिक्कत है, पूछिए। किसी स्टूडेंट को अपोर्शनमेंट में कोई दिक्कत हो पूछिए।
आपके एग्जामिनर के सोल्यूशन में इनडायरेक्ट वेजेस के बेसिस डायरेक्ट वेजेस ली गई है, वो भी ठीक है जैसे मैंने कहा, और अगर हम प्रोडक्शन आवर ले रहे हैं ये भी ठीक है। ये भी आपको जहन में रखना है कि आईकैप के जो न्यूमेरिकल पेपर्स होते हैं उनमें ये आईकैप की स्टेटेड एक पॉलिसी या फैक्ट है कि एग्जामिनर एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं और एग्जामिनर एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस को ही कंसिडर करके बच्चों को मार्क्स देता है। तो आपने किसी बच्चे ने डायरेक्ट वेजेस लिए उसको भी फुल मार्क्स मिलेंगे, और मेरे हिसाब से किसी बच्चे ने यहाँ पे अगर प्रोडक्शन आवर लिए हैं उसको भी फुल मार्क्स ही मिलेंगे। आंसर्स के नंबर नहीं होते, नंबर होते हैं आपने असूल जो अप्लाई किए हैं, जो असूल आपने सीखे, जिन असूलों को आपने अप्लाई किया, क्या वो असूल ठीक हैं? तो जनाब यहाँ पे डायरेक्ट वेज भी ले लें तो भी ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन आवर ले लें तो भी ठीक है। अगर मशीन आवर्स थोड़ा सा रिलेटिवली लेस हो जाता है रेलेवेंट, क्योंकि वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस को जनरली हम वेज से रिलेट करना चाहेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेसिकली उसने प्रोडक्शन आवर्स को लेबर आवर ही तस्वर किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको प्रोडक्शन आवर से लिंक किया। अगर यहाँ पे मशीन आवर लिखा होता हो तो फिर मैं इसको डायरेक्ट वेजेस से ही लिंक करता, फिर मैं इसको मशीन आवर से लिंक ना करता। यहाँ पे प्रोडक्शन आवर, इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन आवर्स को लेबर आवर्स के तौर पे ही ट्रीट किया गया है। पांचों कॉस्ट्स की अपोर्शनमेंट करके आपने ओवरहेड शेयर करने हैं पांचों डिपार्टमेंट के टोटल। जी बेटा। सर यहाँ पे इनडायरेक्ट वेजेस को ना डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बेटा मैंने बोला कि आप इसमें प्रोडक्शन आवर्स भी ले सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस भी ले सकते हैं, दोनों बेसिस लिए जा सकते हैं। फिलहाल आप प्रोडक्शन आवर्स के हिसाब से सवाल को हल कीजिए, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसका OAR निकलेगा, उससे मल्टीप्लाई कर देना ना जी, OAR पर आवर, लेकिन अभी OAR निकाल लिया आपने? हाँ बिल्कुल ठीक है।
आपका आंसर आपके साथी से फ़र्क क्यों आ रहा है? उसको कह रहा हूँ, देखो ज़रा क्या फ़र्क है। आपका 7182 है, आपका 80,000 आ रहा है, इतना फ़र्क? अच्छा ऊपर है, सॉरी, ठीक हो गया, माय मिस्टेक। जी जनाब, किसी बच्चे ने जो फिगर निकाली हैं तो बताइए यहाँ पे सिलेक्शन का टोटल 182, जैम मेकिंग 193, 192, जी बॉट 476, जी 850। लीजिए जी, ये अपोर्शनमेंट के बाद हमारे डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स क्या आते हैं। अपोर्शनमेंट के बाद डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स की कहानी। कोई डिसएग्रीमेंट है किसी बच्चे का इन वैल्यू से तो पूछिए। इसके बाद रीअपोर्शनमेंट होनी है, ये फिर सिनेरियो 2 है। पहले रीअपोर्शनमेंट होनी है किस डिपार्टमेंट की? स्टोरेज की। और उसके बाद होनी है डिस्ट्रीब्यूशन की। स्टोरेज की बेसिस गिवन है 10, 30, 40, 20% में, और डिस्ट्रीब्यूशन की 20, 50, 30%। सो स्टोरेज की कॉस्ट ने तकसीम होना है 1, 2, 3, 4 में, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट ने तकसीम होना है 1, 2, 3 में। देन यू विल हैव 1, 2, ये ज़ीरो हो जाएंगे, आपके पास डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे। और इसको डिवाइड करेंगे आप बेस से OAR निकालने के लिए। कीजिए जनाब, रीअपोर्शनमेंट कीजिए, बेस सेलेक्ट कीजिए, डिवाइड करके OAR पर आवर बनाइए। किसी कैलकुलेशन में कोई गाइडेंस चाहिए पूछिए। बेटा इसकी कॉस्ट कितनी है तकसीम करनी है? 7,800। ये निकाली भी है आपने, जो निकाली वही तकसीम करनी, तो इसकी कॉस्ट को तकसीम करने लगा।
इधर 70 आ रहा है जी 70 आ रहा है आपका 70 आ रहा है, सबका 71 आ रहा है। कोई गड़बड़ की होगी, फिर चेक कर लेते हैं। कॉस्ट को तकसीम देखो, कहीं गलती की होगी आपने। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ही देखने करते 20,400 12,500, ये गलत है ना। अच्छा प्रोडक्शन आवर्स इंडस्ट्री ठीक है, इसको छोड़ दें। 18,000 इधर है इनडायरेक्ट वेजेस। तो जनरल लाइटिंग किधर है? 12,500 ठीक, 15,000 ठीक है, 10,000 ठीक है। टोटल करके देखो, इसकी कैलकुलेशन रीचेक कर लो रहा, इसकी कैलकुलेशन रीचेक करो रहा, इनडायरेक्ट वेजेस की। ये 13,282 आता है। डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्शन ओवरहेड क्या बन रहे हैं जनाब जी रीपोर्शन के बाद? 80,621 21 782 1 ये बोल रहे हैं जी 1 2 लीजिए जी। ये डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए हमें जो सूटेबल बेस अवेलेबल है ये प्रोडक्शन आवर्स की है। तो प्रोडक्शन आवर्स से इसको डिवाइड करें। डिपार्टमेंट वाइज हमें अवेलेबल है 1533 3577 1815 और यहाँ से आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर लेते हैं 52.59 61.16 66.44। ये हर डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर आ गया है। इस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर को हमने ये वर्किंग के रेफरेंस से ला के इधर फीड करना है 52.59 61.16 66.44। लीजिए ओवरहेड बताइए सिलेक्शन डिपार्टमेंट के कितने आए? 63.11 183.48 119.59। लीजिए जी यहाँ से आप ले सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ कार्टन। प्रोडक्शन कॉस्ट पर कार्टन कितनी आ रही है जी? 1098.18। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? कोई कैलकुलेशन की बेसिस समझ नहीं आई पूछिए। हमने अपोर्शनमेंट की, हमने रीअपोर्शनमेंट की, फिर हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डेवलप किया। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर है। हमने देखा एक कार्टन पे कितने आवर लगते हैं सिलेक्शन डिपार्टमेंट में, एक कार्टन पे कितने आवर लगते हैं जैम मेकिंग में, एक कार्टन में कितने आवर लगते हैं बॉटलिंग में। आवर्स टू मेक वन कार्टन इनटू रेट OAR, hours to make one carton into OAR of that department, hours to make one carton into OAR of that department। तो ये जनाब कार्टन के ओवरहेड हैं हर डिपार्टमेंट के। ये कार्टन का रॉ मटेरियल, ये एक कार्टन की लेबर है। टोटल कॉस्ट ऑफ द कार्टन क्या आ रही है? जी किसी कैलकुलेशन पे कोई इशू? आपका टारगेट क्लास में यही रहना चाहिए हमेशा कि जो पॉइंट्स जो कैलकुलेशन क्लास में डिस्कस हो रही हैं आपको उनको फुल्ली एब्जॉर्ब करके यहाँ से उठना है। कॉन्सेप्चुअली समझ के कैलकुलेशन हाथ से गुजार के फिर आपको यहाँ से उठना चाहिए।
इस रवैये के साथ चलोगे तो इंशाअल्लाह आपको रिवीजन में बहुत आसानी रहेगी, आपकी फ़ाइनल एग्ज़ाम परफॉर्मेंस बहुत एनहांस रहेगी। अगर आप सिर्फ ये एक टारगेट लेके बैठो क्लास में कि भाई जो क्लास में सिखाया जा रहा है देयर एंड देन सीख के उठना है, इस रवैये से ही आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है। पता आई हैव मेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जिनका कहना है कि हमने सिर्फ क्लास में रेगुलरिटी और क्लास में तवज्जो, ये दो चीज़ें की थी। रिवीजन प्रैक्टिस में हमारी कोई बहुत ज़्यादा प्लान्ड अप्रोच नहीं रही। रेगुलर इन द क्लास, रेगुलर इन द टेस्ट, दैट्स इट। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। मतलब अलहदा से हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमें क्लास रेगुलरिटी ने बहुत हेल्प किया, बहुत ज़्यादा अलहदा से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, जो आपको मौका दिया जाता है कैलकुलेशन परफॉर्म करने का, उसका फ़ायदा उठाते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही आप पूछिए, साथी से दाएं से पूछ लीजिए, मुझसे पूछ लिया, आई एम अवेलेबल। लेकिन जो काम आपको क्लास में दिया गया है यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको परफॉर्म करें, साथ साथ लेकर चलें, और जो चीज़ समझ ना आए वहीं पे देर एंड देन पूछिए। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन के चैप्टर पे चल रही है और हम तकरीबन चैप्टर नंबर 3 उसके एंड पे पहुंच रहे हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कल हमने देखे थे और एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम अभी देखेंगे, जिसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की डिस्कशन स्टार्ट कर रहे होंगे। तो कोई सवाल आपके जहन में कल की डिस्कशन से? जी बिल्कुल, बाकी जो क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं कराए या कोई इलस्ट्रेशन मैंने स्किप की होंगी वो आपकी होम असाइनमेंट के तौर पर रहेगी। और इसमें मैं एक तो फिर एडवाइस कर दूं, मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप जितने से 8 क्वेश्चन मैंने करा दिए बाकी 8 रहते हैं, सारे आप एक ही सीटिंग में 8 करने बैठ जाएं। उसको अपनी रिवीजन से लिंक कीजिए। पहले क्लास का पढ़ते हुए जो क्वेश्चन कर लिए, दूसरी बार रिवीजन करेंगे आप तो उसका 3-4 क्वेश्चन सिलेक्टेड कर लीजिएगा, तीसरी दफ़ा रिवीजन कीजिएगा, फिर 3-4 क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो हर रिवीजन के साथ क्वेश्चन कीजिए। मे भी जब अगली बार रिवीजन में आए तो फिर जो क्लासरूम क्वेश्चन हो काफ़ी पुराने हो चुके होंगे देखे हुए, उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो एक दफ़ा सिटिंग में बैठ के 8, 10, 12 क्वेश्चन करना दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल। आपको हर रिवीजन के साथ 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जोड़ने चाहिए। जी जी बेटा, जायका लिमिटेड में आप कह रहे हैं कि जो हमने कल क्वेश्चन किया था अपोर्शनमेंट जब हमने की थी बेटा, हमने अपोर्शनमेंट जो की यहाँ पे अच्छा जी, ये कल हमने किसी ने ये बात नोट नहीं की, मैं 1 मिनट आपसे शेयर कर लेता हूँ ज़रा। ये अच्छा आपके साथी ने पॉइंट बताया, कल डिस्कशन में ये बात आ जानी चाहिए थी लेकिन ओमिट होगी हमसे। चलें कोई बात नहीं, आप डिस्कस कर लेते हैं। हमें ये क्वेश्चन का डाटा जो अवेलेबल है इसमें डायरेक्ट वेजेस 1, 2, 3, 4, 5 सर्विस डिपार्टमेंट्स में भी उसने डायरेक्ट वेजेस के नाम से डाटा फीड कर दिया। क्या सर्विस डिपार्टमेंट में कोई प्रोडक्शन वर्कर होता है? क्योंकि डायरेक्ट वेजेस तो उस वर्कर की होती है ना जो प्रोडक्ट बनाने पे काम करे। यही सीखा हुआ ना हमने। जो वर्कर प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसकी वेजेस को हम डायरेक्ट वेजेस कहते हैं। तो यहाँ पे ये एनॉमली है कि उसने डायरेक्ट वेजेस की हेडिंग से ये अमाउंट यहाँ पे शामिल कर दी। शायद मैंने चूँकि ये डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट को वर्ड को इग्नोर किया तो मैं इसको इग्नोर कर गया। इसमें बेसिकली इसको वी शुड हैव ट्रीटेड इट एज इनडायरेक्ट वेजेस, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी वेजेस हैं वो इनडायरेक्ट होती हैं। हमें इनको एज इनडायरेक्ट वेजेस अपनी वर्किंग में शामिल करना चाहिए था। मैं चूँकि उस हेडिंग को पढ़ा और मैंने इस पोर्शन को इग्नोर कर गया, मैं नीचे डील करता रहा। इसको भी हमें एज इनडायरेक्ट वेजेस अपने ओवरहेड्स की कैलकुलेशन में शामिल
करना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं एक बात कह दूँ, जब सवाल था 16 नंबर का, अब आप लोगों के ज़हन में आया जो हो ये मिस हो गया तो सवाल गलत हो गया। सवाल गलत हो गया मतलब ये नहीं कि हम ज़ीरो हो गए, सवाल गलत हुआ तो हमने 1 नंबर की शायद गलती की है, हमने इनडायरेक्ट वेजेस को शामिल नहीं किया। तो 16 में से 16 नहीं आए, 16 में से 15 नंबर हमने कल ले लिए थे, ठीक है ना। तो ये सवाल सही या गलत नहीं होता, सवाल में एक स्टेप या एक ट्रीटमेंट ओमिट होगी हमसे, ठीक है, जिसकी वजह से 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर इतना फ़र्क पड़ता है। उसके लिए हमें एकदम होता है ना जहन पे बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा, पता नहीं कितनी को बड़ी ब्लंडर, कितना बड़ा हम ब्लंडर कर बैठे हैं, कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं। तो गलती हर सवाल में एक गलती 1 नंबर, 1.5 नंबर की होती है। 2 गलतियाँ होगी तो 3-4 नंबर हो गए, 3 गलतियाँ होंगी तो 4-5 नंबर हो गए। सो हर गलती का मतलब ये नहीं होता कि सवाल गलत हुआ, ठीक है। गलती का मतलब एक स्टेप हमारा गलत हो गया है और उस स्टेप के ही हमें मार्क्स लूज करने पड़ते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कल के सवाल, कल के डिस्कशन से कोई और सवाल, कोई और इशू? जब भी हम OAR कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम हमेशा प्रोडक्शन आवर्स लेते हैं। जी बेटा, हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को अपनी कैलकुलेशन में शामिल करते हैं, क्योंकि ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आप निकाल ही रहे होते हैं, इसलिए कि हम प्रोडक्ट कॉस्ट बना सकें। हम प्रोडक्ट कॉस्ट जानना चाहते हैं जो कि होती है प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ही अपनी OAR की कैलकुलेशन में लेना है। डायरेक्ट कॉस्ट तो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है, वहाँ चली जाती है, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कभी भी प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल नहीं किए जाते। लेकिन सर जब हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैलकुलेट किए थे तो हमने जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस निकाला था तो वो उसमें तो हमने प्रोडक्शन जो दोनों आवर से वो लिए थे। आप क्वेश्चन नंबर 9 की ही बात कर रहे हैं? 6 की बात कर रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 का डाटा सामने ले आते हैं, फिर आपका क्वेश्चन सुनते हैं। लीजिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसमें क्या बात करना चाह रहे हैं आप? सर इसमें जो हमने प्रोडक्शन आवर्स लिए हैं उसमें तो हमने माइनस किए 80 आवर्स भी माइनस किए, 120 माइनस किए, लेकिन जब हमने उसका प्रोडक्शन ओवरहेड का एक्सपेंस लिया है तो उसमें हमने ये 2600 का सारे का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डाल दिया। अच्छा जी, आपके साथी का कहना है कि हमने जब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनाया उसमें तो हमने नॉन प्रोडक्शन आवर्स माइनस किए हैं, नॉन प्रोडक्टिव आवर, नॉन प्रोडक्शन नहीं कहूँगा, नॉन प्रोडक्टिव आवर माइनस किए हैं, लेकिन ओवरहेड तो हमने सारे के सारे लिए हैं। बेटा ज़रा कॉन्सेप्ट समझो, मशीन को अगर आप सेटअप नहीं करोगे तो क्या प्रोडक्शन कर पाओगे? तो इसका मतलब सेटअप करने में भी जो खर्चा होता है वो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। मशीन की मेंटेनेंस नहीं करोगे तो क्या प्रोडक्शन कर पाओगे? मतलब मशीन की मेंटेनेंस भी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये दोनों काम प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, इसके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अब बात आती है भाई, इसका मतलब इन दोनों पे जो खर्चा लगा उसको प्रोडक्शन ओवरहेड का हिस्सा होना चाहिए, ये प्रोडक्शन ओवरहेड का हिस्सा बनेगी कॉस्ट। अब बात आती है भाई प्रोडक्शन ओवरहेड का हिस्सा तो बन गया, अब प्रोडक्शन ओवरहेड ने प्रोडक्ट में तकसीम होना है, किस बेसिस पे? समझ आई बात? खर्चा तो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड का हिस्सा बनेगा। फिर उस खर्चे ने तकसीम होना है प्रोडक्ट्स में, एब्जॉर्ब होने तक प्रोडक्ट्स पे। तो एब्जॉर्प्शन तो भाई जितना काम किया जिस प्रोडक्ट के लिए उसी बेसिस पे करोगे ना एब्जॉर्ब। अब मेंटेनेंस किसी एक प्रोडक्ट के लिए थोड़ी होती है कि जी मेंटेनेंस की बेसिस पे हम एब्जॉर्ब करें। हमने तो मेंटेनेंस बाकी जितने खर्चे हैं, जितनी बेसिस हैं, जो वैल्यूज हैं, उसको लेके हमने डिपार्टमेंट्स में कॉस्ट तकसीम कर दी। जब कॉस्ट एक तकसीम होकर हमारे पास पहुंच गई है, अब उसको हमने प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करना है। प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करने के लिए उसने हमें वैसे बेसिस दी हुई है प्रोडक्शन आवर। ये ना भी दे तो ये अंडरस्टूड है। मैं बार बार एक जुमला बोलता आ रहा हूं शुरू से ही कि हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में तकसीम करते हैं, फिर जिस डिपार्टमेंट ने जिस प्रोडक्ट पे जितना काम किया हो, प्रोडक्ट पे जितना काम किया हो, उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को हिस्सा दे दो। तो मेंटेनेंस किसी प्रोडक्ट पे काम तो नहीं है भाई, प्रोडक्ट पे काम तो प्रोडक्शन से ही होता है ना। तो प्रोडक्शन आवर्स जिस प्रोडक्ट पे जितने लगे हैं उस हिसाब से हम या कॉस्ट को तकसीम कर देते हैं, कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? ये प्रोडक्शन वाला लिखा है, ये
इलेक्ट्रिसिटी हम वो यूज़ करेंगे जो ड्यूरिंग प्रोडक्शन वाली होगी, तो साइलेंट आने पर भी हम ये करेंगे ट्रीटमेंट इसकी। सॉरी, ये जो इसने फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, इधर इसने बताया ना ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, और साइलेंट रहने पर क्या हमारी ये ट्रीटमेंट होगी कि हम सिर्फ प्रोडक्शन आ रही लेंगे उसके। अगर क्वेश्चन यहाँ ना बताता कि प्रोडक्शन आवर्स में यूज़ हुईगी तो फिर आपकी लिबर्टी है, आप जो मर्जी ज्यूम कर लो, दोनों यूज़ कर सकते हैं। आप लिखोगे नोट में ज्यूम कर रहा हूँ मेंटेनेंस में बिजली इस्तेमाल हुई है, मेंटेनेंस में भी प्लांट चलाना पड़ा था, फिर 2600 लेगी, 2600 लेके भी कर सकते हो आप, उसके बावजूद 2400 लेके भी कर सकते हो। मैं ज्यूम करता हूँ यहाँ पे बिजली नहीं इस्तेमाल हुई। क्वेश्चन जब साइलेंट होगा, आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नहीं दे रहा, तो आप अपनी मर्जी से जो सूटेबल है अजम्पशन आप लेके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? ये थ्योरी टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये हमें कैसे क्लियर मिलते हैं, क्योंकि ये कैसे? कोई क्लियर नहीं मिलते। जो मैंने आपको एक आदत बताई है कि आपको नोट्स को, किताब को बार बार पढ़ना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, कोई रटे नहीं मारने, आपको सिर्फ पढ़ने की आदत डालनी है। जब भी कोई टॉपिक रिवाइज करना है, उस टॉपिक के असूल किताब में लिखे हुए हैं, इस किताब को आपने बार बार समझ के पढ़ते रहना है, और आपसे जो पूछा जाएगा वही चीज़ पूछी जाएगी जो आपने समझी हुई है। रट्टा हमने नहीं किताब का लगाना, ठीक है? सिर्फ पढ़ने की आदत आपकी होनी चाहिए, किताब को बार बार पढ़ते रहिएगा, और आखिरी दफ़ा किताब की रीडिंग आपकी होनी चाहिए एग्ज़ाम से एक दिन पहले। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप कुछ सवाल नहीं कर रहे होते, एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप सिर्फ नोट्स पढ़ रहे होते, असूल पढ़ रहे होते हो हर टॉपिक के, वो आखिरी रीडिंग आपकी उस दिन होगी। तो रीडिंग जब साथ साथ आप करते रहेंगे तो चीज़ें इंशाअल्लाह आपके जहन में रिटेन रहेंगी, प्रिंसिपल्स रिटेन रहेंगे। ये जो प्रिंसिपल होंगे ये ना सिर्फ आपकी थ्योरी के पार्ट में आपकी हेल्प करते हैं, बल्कि जो 95 नंबर का न्यूमेरिकल आता है वो भी इन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे हल होना होता है ना। तो प्रिंसिपल्स आपको याद होंगे तो ही आप न्यूमेरिकल में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जी, कोई और सवाल? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये रिलेटिवली लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। स्प्रिंग 22 कैलिफोर्निया लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 5। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बड़ा सिंपल सा सवाल है जी। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमें डिटरमिन करने को कहा जा रहा है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। कैलिफोर्निया लिमिटेड रन्स अ फैक्ट्री which has two production departments, AB and AC, and two service departments, SA and SB. CL allocates cost of service department using simultaneous equation method. A summary of budgeted overheads for the year ending 31st December 2022 is as follows. Budgeted overhead की summary है जी, रुपीज़ इन 1000 में, फैक्ट्री रेंट, फ्यूल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। ये जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और ये सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, फ्लोर एरिया, परसेंटेज ऑफ एसए सर्विसेज, परसेंटेज ऑफ एसबी सर्विसेज, बेसिस ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, मशीन आवर, लेबर आवर। सो ये जी हमारे पास डेटा गिवन है। एक और एडिशनल नोट इसने दिया है, द पर आवर फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन्स इन ए सी इज 50% मोर देन दैट ऑफ मशीन्स इन डिपार्टमेंट ए बी। शायद फ्यूल कॉस्ट हमारी ऊपर आ रही थी, ये फ्यूल कॉस्ट आ रही है। यहां से हमें पता लग गया कि फ्यूल कॉस्ट की तकसीम होनी है मशीन आवर की बेसिस पे, लेकिन बराबर नहीं, थोड़ा फर्क है, ठीक है जी। तो इसके हिसाब से हमें चलना है। हमें करना क्या होगा, पहले अपोर्शनमेंट है, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन से रीअपोर्शनमेंट है, और उसके बाद ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, देन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और ये हैं जी 4 कॉस्ट जिनसे हमें डील करना है। क्वेश्चन नंबर 17। Description,
बेसिस 1, 2, 3 एंड 4। डिपार्टमेंट कौन से हैं? ए बी, ए सी, एस ए, एस बी। कॉस्ट हमारे पास है फैक्ट्री रेंट, देन वी हैव फ्यूल कॉस्ट, then we have depreciation, electricity and utilities, electricity and utilities। यहाँ से हम करेंगे अपॉर्शनमेंट, फिर यहाँ पे हमें मिलेंगे डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड कॉस्ट, फिर यहाँ पे एस ए और एस बी की कॉस्ट को तकसीम कर देंगे, रीअपोर्शनमेंट, जिसके बाद हमें ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और इसके बाद ये हमारे पास जो ओवरहेड्स आएंगे इसको हमने एब्जॉर्प्शन बेस से डिवाइड करना है। दोनों की एब्जॉर्प्शन बेस यहाँ पे लाएंगे और फिर यहाँ पे OAR हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले फैक्ट्री रेंट, टोटल कॉस्ट हम सारी रुपीज़ इन थाउजेंड में गिवन है, रुपीज़ इन थाउजेंड में लेते हैं। फैक्ट्री रेंट की बेसिस फ्लोर एरिया है, तो 2500 का फैक्ट्री रेंट है, इसको फ्लोर एरिया की बेसिस पे तकसीम करेंगे जनाब, और ये चारों डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया हमें गिवन है जी। तकसीम कीजिए और मुझे बताइए फ्लोर एरिया। 2500 की कॉस्ट है, इसको तकसीम करना है आपने इस रेशो में। 1250 ए बी के हिस्से आएंगे, 938 ए सी के हिस्से में आएंगे, 188 एस ए के हिस्से में, 125 एस बी के हिस्से में। किसी स्टूडेंट को कैलकुलेशन में दिक्कत तो पूछेगा, make sure you are able to perform the calculations। फ्लोर एरिया की बेसिस पर मैं फैक्ट्री रेंट को तकसीम किया। डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे जाएगी? मशीन। हमें अवेलेबल बेसिस में सिलेक्ट करना होता है। अभी तक हमें जितने भी क्वेश्चन आते थे उसमें इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन के साथ इक्विपमेंट की कॉस्ट दी जाती थी, हम कॉस्ट बेसिस पे डाल देते थे। अब हमने अवेलेबल बेसिस में लेना है, तो सबसे सूटेबल बेस हमें मशीन आवर ही नज़र आ रही है। ठीक है, तो हम मशीन आवर की बेसिस पे फ्यूल कॉस्ट को भी होल्ड कर रहे हैं। हम मशीन आवर की बेस पे जी ना, मशीन आवर्स की बेस पे डेप्रिसिएशन 2 डिपार्टमेंट में तकसीम होगी, सिर्फ ए बी और ए सी, क्योंकि मशीन सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। 1,294,706। किसी कैलकुलेशन में कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए पूछिएगा। मेक श्योर जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर कैलकुलेशन को क्लास में फॉलो किया करें समझ के। इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटीज, पावर जो होती है, पावर वो मशीन के चलाने में इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी से मुराद है बिजली, गैस, पानी, या बिजली जो आम लाइट्स पे इस्तेमाल होता है। इसके लिए सूटेबल बेस इज फ्लोर एरिया। इसके लिए भी सूटेबल बेस भी फ्लोर एरिया रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटीज़ में जितना एरिया जिस
डिपार्टमेंट का ज़्यादा होगा उतनी वहाँ पे यूटिलिटीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, बिजली लाइटों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये यूटिलिटीज़ की बात हो रहे हैं, ये पावर की बात नहीं हो रही। अगर पावर के नाम से इलेक्ट्रिक एक्सपेंस आपको दिया जाए, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ यूज इन ऑपरेटिंग द मशीन्स। तो पावर के केस में आप उसको मशीन आवर से लिंक करोगे, लेकिन यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि मशीनें आपकी चलती हैं फ्यूल से, मशीनें आपकी बिजली से चलती ही नहीं है, क्वेश्चन में आपको बताया गया है। ठीक है, बट अदरवाइज मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की टर्म यूज की जाए तो इसका मतलब होता है आम लाइट पंखों के लिए जो बिजली इस्तेमाल की जाती है, वो प्लांट के लिए जो बिजली इस्तेमाल की जाती है उसके लिए नॉर्मली पावर की टर्म इस्तेमाल की जाती है। बट यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो उसने अलहदा बता दिया कि मशीनरी आपकी फ्यूल से चलती है, वो बिजली से नहीं चलती। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोर एरिया की बेस पे 550 41 अच्छा जी, अब आ गई फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट की बेसिस तो मशीन आवर्स है, फ्यूल कॉस्ट की बेसिस तो मशीन आवर है। अब ये मशीन आवर्स की बेसिस पे इसको कैसे तकसीम करना है, इट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जुमला हैज़ अ की रोल। जुमला कहता है जी द पर आवर फ्यूल consumption of machining department AC is 50% more than that of machines in department AB। मतलब एक अज्यूम करें कि अगर AB में 1 घंटे में 1 लीटर फ्यूल इस्तेमाल होता है, उसी 1 घंटे में AC में 1.5 लीटर 50% ज़्यादा 1.5 लीटर फ्यूल इस्तेमाल होता है। दिस इज द रिलेशनशिप। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि भाई 22 और 12 की रेशियो में तकसीम नहीं होना फ्यूल ने। 22 और 12 की रेशियो में फ्यूल तब तकसीम करते जब वो कहता है जितना 1 घंटे में यहाँ फ्यूल इस्तेमाल होता है उतना ही 1 घंटे में यहाँ इस्तेमाल होता है। तो फिर हम कहते हैं जी 22 और 12 की रेशियो में ही फ्यूल कॉस्ट तकसीम कर दो। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रेशो जितने मशीन आवर्स हैं उसी रेशो में नहीं रहना काम। यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि भाई आपका एसी में जो खर्चा है वो 50% ज़्यादा है। इसको देखने के कई अंदाज हो सकते हैं। एक अंदाज इसका ये भी रह सकता है कि आप अज्यूम करो AB uses 1 लीटर पर मशीन आवर। अगर AB 1 लीटर यूज करता है देन AC कितना यूज करेगा? AC uses 1.5 लीटर पर मशीन आवर। इफ दिस इज द केस देन टोटल फ्यूल कंजम्पशन will be AB 22,000 मशीन आवर इंटू 1 लीटर 22,000 लीटर और AC 12,000 मशीन आवर इंटू 1.5 लीटर 18,000 लीटर। लीजिए जी, ये है रेशो जिसमें आपको अब फ्यूल कॉस्ट को तकसीम करना है 22 और 18। ये आपकी वर्किंग बनेगी यहाँ से वर्किंग 1 22 और 18 की रेशो में अब आप तकसीम करेंगे तो फ्यूल कॉस्ट AB की 22/40 इंटू कितनी है फ्यूल कॉस्ट टोटल 1800 और AC की इट विल बी 18 ओवर 40 इंटू 1800। तो बोलिए AB की फ्यूल कॉस्ट 990 810 990 एंड 810 और फ्यूल कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में।
हमें अक्सर क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें हमें दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप दिया जाएगा, दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप दिया जाएगा और हमें उस रिलेशनशिप के हिसाब से अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू पिक करनी होगी। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बेटा वो जुमला टेबल के नीचे जो आपका बताया गया है उस जुमले से हमें पता लग रहा है कि हमें फ्यूल कॉस्ट को मशीन आवर की बेसिस पे डायरेक्टली तकसीम नहीं करना, क्योंकि मशीन आवर की बेसिस पे हम डायरेक्टली तकसीम करेंगे इसका मतलब होगा कि जितना 1 घंटे में फ्यूल ए बी इस्तेमाल करती है उतना ही 1 घंटे में फ्यूल ए सी का भी लग रहा है। अगर हमें ये जुमला में 50 पर फ़र्क ना बताया गया होता तो हम शायद मशीन आवर की बेसिस पर डायरेक्ट निकाल देते, लेकिन उसने हमें बता दिया है कि मशीन आवर नहीं डायरेक्ट आपकी बेसिस बनेगी, बल्कि चूँकि दोनों डिपार्टमेंट की मशीनों के फ्यूल कंजम्पशन का रेट फ़र्क है तो हमें उसको भी साथ कंसिडर करना है। उसको इस्तेमाल करने के लिए हमने अज्यूम किया कि क्योंकि अब हमें रेशो चाहिए थी जिस रेशो में हम फ्यूल कॉस्ट को तकसीम कर सकें, ये रेशो मुनासिब नहीं थी, ये फेयर नहीं थी, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स में पर आवर कंजम्पशन बराबर नहीं है। पर आवर कंजम्पशन बराबर होती तो पर लीटर जितना 1 घंटे में लीटर यहाँ इस्तेमाल हुआ उतना यहाँ पे इस्तेमाल होता तो इसी रेशो में हम तकसीम कर लेते कॉस्ट को, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कॉस्ट इसी रेशो में तकसीम नहीं हो रही। उसने कहा जी फ्यूल यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या तो यहाँ पे अगर 1 घंटे में 1 लीटर इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे 1 घंटे में 1.5 लीटर 50% ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर यहाँ पे 1 घंटे में 1 लीटर है तो यहाँ पे 1.5 लीटर है। इसके हिसाब से फ्यूल की रेशो ये बनती है। फ्यूल की रेशो डिपेंडेंट मशीन आवर्स पे है, लेकिन बिल्कुल मशीन आवर्स के बेसिस पे नहीं, उसमें जो कंजम्पशन का एडजस्ट करें तो ये है वो बेसिस जिस पे फ्यूल आपका कंज्यूम हो रहा है। तो हमने फ्यूल कॉस्ट की कंजम्पशन को इस रेशो में तकसीम करना है, 22 और 12 में नहीं, 22 और 18 की रेशो में हमने इसको तकसीम करना है। इस की कोई और कैलकुलेशन भी मैं आपसे जरा देता हूं। ये रिलेशनशिप दो वेरिएबल के, ये तो खैर और तरह का है। मैं एक और सवाल आपसे छोटा सा बनाता हूं आपके साथ। एक कंपनी, ये इससे हट कर थोड़ा सवाल है लेकिन इसी तरह वेरिएबल का रिलेशनशिप पे सवाल है। कंपनी सेल्स 2 प्रोडक्ट्स, A एंड B। 2 प्रोडक्ट्स बेचती है A एंड B। इनके चले यूनिट्स भी हम साथ लिख देते हैं। A के बेचे हैं 1000 यूनिट्स और B के बेचे हैं 2000 यूनिट्स, और कंपनी ने जो रेवेन्यू अर्न किया है इस सेल से वो है से 5 मिलियन रुपीस। ए और बी इन यूनिट्स को बेचे, कंपनी ने 5 मिलियन का रेवेन्यू कमाया है। हमें अगर इंफॉर्मेशन दी जाए कि प्राइस ऑफ ए इज 3 times of price of B, if this is the information, A की प्राइस B की प्राइस से 3 गुना है, और आपसे कहा जाए कि भाई ज़रा प्राइस बताओ तो सही, A की क्या है B की क्या है।
तो निकाल के दो जरा यहाँ से प्राइस। ए की प्राइस क्या है, बी की प्राइस क्या है, ज़रा बताएं। हो गया, बगलों में हाथ दे के बैठ गए हो गया भाई। प्राइस 6,25,000, 6,25,000 को 1,000 से ज़रब दो, क्या बनता है? रेवेन्यू बनाना। रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई करो। ए की प्राइस आप कहते हैं 2,000 पर यूनिट है, तो इसका मतलब बी की प्राइस क्या हुई? 3 गुना। ए की प्राइस इज 3 टाइम, तो बी की प्राइस तो इससे बटा 3 होगी। क्या 666.67। लीजिए जी, ये जवाब दिया जी किसी ने नहीं, आपका क्या? प्राइस पर यूनिट चाहिए बेटा। माई रिक्वायरमेंट इज प्राइस पर यूनिट। $3,000 ए की प्राइस है और बी की, इसका मतलब 1,000। ये जी एक और रेट मार्केट में आया है, 3,000 और 1,000। ये ठीक है, 3,000 1,000 ठीक है। आपको अक्सर ऐसे सवाल मिलने वाले हैं कैफ 3 में, जहां पे आपको 2 वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप बताया जाता है। जैसे यहां पे रिलेशनशिप बता दिया गया था ना भाई कि एसी में फ्यूल AB के मुकाबले में 1.5 गुना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे बता दिया गया है भाई ए की प्राइस बी के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। जब आपको 2 वेरिएबल में रिलेशनशिप दिया जाए तो आपको उन वेरिएबल की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे यहाँ मैंने आपसे कहा था भाई कि प्राइस में रिलेशनशिप ये है और प्राइसेस बताओ क्या है इनकी। इस केस में यू हैव टू डेवलप एन इक्वेशन। एक आप वेरिएबल अज्यूम करके एक इक्वेशन बनाते हो और वेरिएबल इसमें अज्यूम किया जाता है कि ए की प्राइस बी की प्राइस से 3 गुना है, तो अब बी की प्राइस को ले लो x, तो ए की प्राइस क्या होगी? 3x। दोनों की प्राइसेस आ गई आपके पास। और जब प्राइसेस आपके पास आ जाएं, यूनिट्स आपके पास हैं, तो रेवेन्यू की इक्वेशन बनती है ना। तो आपकी रेवेन्यू की इक्वेशन बनती है 1000 इंटू 3x प्लस 2000 इंटू x इज इक्वल टू 5 मिलियन। यह है आपकी रेवेन्यू की इक्वेशन। ठीक है जी। आपने बी की प्राइस को x लिया, ये अगर x है तो ये 3x हुई।
और दो प्राइसेस आपके पास आ गई हैं, दो यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं, रेवेन्यू की इक्वेशन आपके ये बनती है। इसको नाउ यू सॉल्व फॉर एक्स, तो क्या आया एक्स 1000, एक्स 1000 है जी, तो इसका मतलब 3x जो हुआ वो 3000 हो गया। तो ये ए की प्राइस है, ये बी की प्राइस है। उल्टा हो गया, सॉरी, हाँ जी मेरा जी बिल्कुल उल्टा हो गया जी। ये बी की प्राइस है, जिससे एक्स इज बी, एक्स तो बी की प्राइस है ना, और ये ए, एक्स इज बी, 3x इज। यही लगभग कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हुआ था। प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हमने की है, हम इस अंदाज की प्रेजेंटेशन भी यहां ला सकते थे, लेकिन यहां पे चूंकि हमें रेशियो चाहिए थी तो रेशियो हमने सिंपली यहां से वही 1 और 1.5 लीटर्स के हिसाब से बना ली। इसे हमने अज्यूम डाटा लेके रेशियो बना ली और रेशियो से हमारा मामला हल हो गया। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बेटा, जी बेटा, बेटा सपोज अगर मगर ये ना गिवन हो तो भी सवाल भी ना होता यहाँ पे ना। इसके बगैर इक्वेशन बना सकते हो आप? जब इक्वेशन ही नहीं बन सकती तो फिर वैल्यू कहाँ से निकालोगे? आपको जो सवाल दिया जाता है उस अंदाज में दिया जाता है कि सॉल्वेबल हो और आंसर उसमें से डिटरमिन किया जा सके। अगर आपको ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो प्राइस कहाँ से निकालोगे भाई? ठीक है ना, को बस बेसिस है निकाल लेंगे। क्या अज्यूम करोगे? आप 1000 अज्यूम करोगे तो प्राइस कुछ और आएगी, ये 5000 अज्यूम करेगा प्राइस कुछ और आएगी, सेम आएगी प्राइस क्या? तो फिर अज्यूम क्या करना है? आपको ऐसा सवाल आएगा ही नहीं जो सॉल्वेबल ना हो। आपको जब सवाल दिया जाता है वो इस अंदाज में दिया जाता है कि यू आर एबल टू डिटरमिन रिक्वायर्ड वैल्यूज। इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट यू आर एबल टू डिटरमिन द रिक्वायर्ड वैल्यूज। अच्छा जी, अब जरा टोटल कीजिए। ए बी का टोटल 4084 2867 271 180। अब हमने जनाब एस ए और एस बी को करना है रीअपोजिशन। एस ए के लिए है 40-40-20, 40-40-20 परसेंटेज है, और एस बी के लिए है 45-40-15, 45-40-15, ये भी परसेंटेज है। और ये हमने करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से। साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये जी मैं अरेज कर दूं, ये साइड कर लें नोट जी, फिर मैं अरेज करूं ताकि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में बना सकें। ये वाली साइड नोट कर लीजिए। ये वर्किंग जो है हमारी, वर्किंग 1 हमने फ्यूल कॉस्ट के लिए बनाई थी, इसको नोट कीजिए। हो गया जी? अच्छा जी, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने के लिए हमने सीखा था
कि हमें सबसे पहले कुछ अज्यूम करना पड़ेगा और हमारी अजम्पशन होती है, लेट्स अज्यूम टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट SA is A and SB is B. If this is so, then A is equal to 271 plus share from B and B is equal to 180 plus share from A. So A को B से कितना शेयर आना है? A को B से कितना शेयर आना है? A को B से 15% 0.15 शेयर आना है और B को A से आना है 20% 0.2। लीजिए जी, सॉल्व करके यहाँ से A की वैल्यू बताइए, B की वैल्यू बताइए। A की है, A की वैल्यू बेटा 271 प्लस समथिंग आना ना, 307। B की वैल्यू 241। ये साइमल्टेनियस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें तो हमें A और B की वैल्यूज़ मिलती हैं। रीअपोर्शनमेंट अब इनकी की जाएगी, यहाँ पे 307 और यहाँ पे 241। तो 307 का 40% 123, 123 61 और जनाब 241 का 45% 108 96 36। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ख़त्म हो गया। इसका टोटल बताइए। ए बी 4, यहाँ पे जी लीजिए जी, अपोर्शनमेंट के बाद रीअपोर्शनमेंट भी होगी। अब यहाँ पे मैं फिर एक तवज्जो दिला दूँ, अगर आपको एग्जाम में फ्यूल कॉस्ट पिक नहीं हो रही, आप इसको मशीन आवर की बेसिस पे डालाओगे, 1 नंबर कटेगा, 1.5 नंबर कटेगा, 8 में से आपके 7, 6.5, 7 नंबर आपको इंशाअल्लाह मिलेंगे आपको। बल्कि इसकी तो मार्किंग स्कीम भी हमारे पास होगी। ये तो रीसेंट टाइम का क्वेश्चन है ना, हम देखते हैं इसकी मार्किंग स्कीम। क्लास में अभी तक हमने मार्किंग स्कीम नहीं खोली ना, तो जनाब मार्किंग स्कीम खोलते हैं। पेपर है ये कौन सा जी? स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन है 5। टोटल एलोकेशन के नंबर ही 4 हैं, अपोर्शनमेंट के मतलब 1 2 3 4, 1 नंबर इसका मतलब हर स्टेप पे है आपको, ठीक है। 1 2 3 4 टोटल 4 नंबर इसके हैं, 3 नंबर साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके आने के हैं और आखिरी 1 नंबर OAR का है, बेस से डिवाइड करके रेट निकालना है। अब आपकी इनमें से अगर कोई स्टेप गलत हो जाता है तो उसे 1 स्टेप का नंबर कटेगा, 7 नंबर आ जाएंगे। ये आपको नहीं समझ आई तो भाई कोई बात नहीं, मट्टी डालो इस पे, सवाल पूरा करो, 7 नंबर लो। 7 नंबर बुरे होते हैं 8 में से, एक्सीलेंट स्कोर है 7 आउट ऑफ 8। लेकिन हमें मार्किंग स्कीम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, हम फंसे रहते हैं। ये मार्किंग स्कीम जैसे आप देखो क्वेश्चन, ये पेज 635 पे अवेलेबल है। पेज 635 पे स्प्रिंग 22 के A5 आंसर 5 पे हम आते हैं, तो वहां पे बताया गया है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड 4 मार्क्स, एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन 3 मार्क्स, कंप्यूटेशन ऑफ OAR 1 मार्क। अच्छा जी, हमारे पास डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स आ गए हैं। अब हमें बेसिस गिवन है जी, प्रोडक्शन AB की बेसिस मशीन आवर है और AC की बेसिस लेबर आवर है। तो अब्जॉर्प्शन बेस मशीन आवर AB के 22,000 मशीन आवर, 22,000 मशीन आवर और AC के 10,000 लेबर आवर्स, 10,000 लेबर आवर्स हैं। अब डिवाइड करके आप रेट निकालेंगे तो रेट आप ख्याल कीजिएगा रुपीस में निकाल दीजिएगा,
196.14 पर मशीन आवर, और इसी तरह 308.50 पर लेबर आवर। ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन हमने देखी, बेसिस हमें बताई गई थी, हमने उसके ऊपर हमने बेसिस के हिसाब से ये रेट कैलकुलेट किया। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी यही जॉइंट कॉस्ट की तकसीम के रेफरेंस से मैं देता हूँ, क्योंकि ये वेरिएबल का रिलेशनशिप वाली बात आई, इसके थोड़ी सी हम प्रैक्टिस मजीद करें। लेट्स अज्यूम जॉइंट कॉस्ट ऑफ 3 डिपार्टमेंट इज 1 million rupees. A and B have cost 2 and 3 times as compared to C. A and 2 and 3 times as compared to C respectively. आपको इस कॉस्ट के 3 हिस्से करने हैं। इस 1 मिलियन को आपने ABC में तकसीम करना है। 1 मिलियन की कॉस्ट को ABC में तकसीम कीजिए। A, B एंड C। A की कॉस्ट C के मुकाबले में दुगनी है, B की कॉस्ट C के मुकाबले में 3 गुना है। A की कितनी है, B की कितनी है, C की कितनी है? अगेन इक्वेशन बनेगी यहां पे भी, शायद इक्वेशन से ही हल होगा, या इक्वेशन के बगैर को करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। क्या है जी? सबसे पहले सी की बोलो। 1 6 6 7, बी की 3 3 3 2 अच्छा जी, ये 3 3 चलता जाएगा। चलें जी आगे। 500,000 जी जनाब, ठीक है जी आंसर ये। वेरी गुड। आपने यहाँ पे किया होगा, करना चाहिए आपको कि सी को अगर हम x ले लें जो सबसे बेस है, तो ये 2x है, सॉरी ये 3x है। क्या लिखा हुआ है? A एंड B, ये गलत किया हुआ है ना कुछ आपने। B की 3 गुना है, ये A है, ये B है, ऐसे ही। अगर ये x है तो ये आपका 2x है, ये आपका 3x है, तो आपकी इक्वेशन बनती है x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 1 मिलियन। इसमें से x लें, 2x आ गया, 3x आ गया, आपका मामला हल हो गया। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस सीक्वेंस में ये नाम है उसी सीक्वेंस में ये वैल्यूज़ हैं। मतलब a एंड b 2 एंड 3, मतलब 2 a के लिए है और 3 b के लिए है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये लिया जाता है। तो ये है जनाब आंसर हमारे।
बेटा निकाल लें, हो सकता होगा तो कर लें। हो रहा है आपके क्वेश्चन के बगैर हो रहा है तो कर लें, कोई इशू नहीं। आंसर्स ये आने चाहिए जो हमने निकाले हैं, आप जिस मेथड से कीजिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, ये बेसिक रिलेशनशिप्स, प्रोपोर्शंस, परसेंटेजेस से डील करना, उसकी एक छोटी सी एक्टिविटी हम देख रहे हैं।